Hello students. So as we have already completed till chapter 8, so now we are going to start our chapter number 9, that is forces and laws of motion. Force and laws of motion, इसका मीनिंग क्या है? फोर्स मतलब कोई भी फोर्स लगाते हैं हम, जैसे बेसिकली अगर हम इसको फिज़िक्स की लैंग्वेज में समझे तो फोर्स का मतलब होता है किसी भी वर्क को करने के लिए यूज़ करने वाली कोई भी एक टर्म, फिज़िक्स की टर्म्स में उसको हम फोर्स कहते हैं। और लॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है कि कुछ मोशन के रेस्पेक्ट में फ़िज़िक्स के लॉज होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं हम इस चैप्टर में वही जानेंगे। अब इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि मोशन में जो जो पोजीशन होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन है। पोजीशन मतलब कोई किसी भी चीज़ की, किसी भी बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन, वो कहाँ पे है। वेलोसिटी मतलब वो किस स्पीड से जा रही है। अगर हम वेलोसिटी वर्ड यूज़ करते हैं तो उस स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी आ जाती है। मतलब कि वो 20 किलोमीटर पर आवर चल रही है नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो उसको हम स्पीड कहते हैं, वो वेलोसिटी कहते हैं। और स्पीड का मतलब होता है कि 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हम बेसिकली डिफरेंस होता है वेलोसिटी और स्पीड में। एसिलेशन मतलब वो कितना स्पीड उसकी इंक्रीज़ हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम बोले कि उसकी 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ हो रही है स्पीड हर घंटे, तो पहले घंटे 20 किलोमीटर थी, फिर 30, फिर 40, ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होती चली जाएगी, तो उसको हम एसिलेशन कहते हैं। तो इन टर्म्स के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। वी सा दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये भी देखा था कि हमने मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉज द मोशन। और हमने अभी तक ये डिस्कवर नहीं किया है कि मोशन का कॉज क्या है, उसका रीज़न क्या है। वाट डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। डज ऑल मोशन रिक्वायर अ कॉज। स्पीड जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ही होती है, या फिर मोशन का कुछ हमेशा ही कुछ रीज़न होता है। तो वो सब हम आगे जानेंगे। हमने अभी तक लास्ट चैप्टर में तक जो पढ़ा है उसमें अभी इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कुछ भी। इफ़ सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कॉज इन दिस चैप्टर विल सेल। मतलब वही है कि हम इस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट कॉज हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर। मैनी सेंचुरी से, बहुत सालों से, बहुत सौ यो या फिर 200 हम कह सकते हैं, बहुत सालों से बहुत प्रॉब्लम जो है मोशन की, इसको हम सॉल्व करते आ रहे हैं। एक ये पजल की तरह बन गया है साइंटिस्ट और फिलोसोफर के लिए। अ बॉल और ग्राउंड व्हेन गिविंग अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फास्ट फॉर एवर। सच ऑब्जर्वेशन सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई बॉल है उसको हम पुश करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रुक जाएगी बॉल। तो ये चीज़ ये सजेस्ट करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होना उसकी एक नेचुरल स्टेट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब वो कुछ टाइम के बाद रेस्ट में आएगी ही आएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है। दिस रिमेन द बिलीफ until Galileo Galilei and Isaac Newton develop an entire different approach to understand motion. दो साइंटिस्ट थे, गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन। 19th सेंचुरी के बहुत बड़ा साइंटिस्ट था न्यूटन और गैलीली। न्यूटन तो 18th सेंचुरी का था और गैलीलियो तो उससे भी पुराना था। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से ये मोशन जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो स्टार्ट हुई। उसको कहते हैं हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स, बिकॉज वो स्टार्टिंग न्यूटन ने ही की थी मोशन की। ये कुछ इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम डेली लाइफ में देखते हुए अगर हम कोई भी चीज़ रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है कुछ, या फिर कोई चीज़ ऑलरेडी मूविंग है, ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी वो मोशन में है, तो उसको रोकने के लिए भी हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है। वी ऑर्डिनरी ordinarily experience this as a muscular effort and says that we must push or hit or pull on the object to change its state of motion.
अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है तो उस पर हमें कुछ या पुश या पुल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ हम चेंज नहीं कर सकते। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज़ बेस्ड ऑन दिस पुश हिट और पुल। मतलब मोशन का जो फोर्स का जो कंसेप्ट है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, पुश पे या फिर पुल पे। मतलब पुश मतलब किसी भी चीज़ को फोर्स लगाना, पुल पुश करना, पुल मतलब किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाना, खींचना उसको। However, we always see or feel the effect of force. It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. Pushing, hitting, and pulling of object are all of ways of bringing object in motion. अब मतलब कि ये है कि हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, किसी चीज़ को पुश करते हैं, किसी चीज़ को पुल करते हैं, ये डिफरेंट किसी चीज़ को हिट करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। पुश मतलब जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये बच्चा ट्रॉली को पुश कर रहा है। पुल मतलब हम जब ये ड्रॉर है इसको पुल करते हैं। हिट मतलब तब जैसे हॉकी खेलते हैं तो बॉल को हम हिट करते हैं। ये एक तो एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल हो सकते हैं, सिंपल एग्जांपल एवरीडे लाइफ के। तो हम कह सकते हैं कि जो ये किसी भी चीज़ को मोशन में लाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस अप्लाई करते हैं। फ्रॉम योर स्टडीज़ इन अर्लियर क्लासेस you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object। मतलब हमने देखा होगा कि पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को मोशन में या उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए फोर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़ टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फास्ट मूव कराना हो या स्लो मूव कराना हो तो उसमें भी बहुत मतलब अच्छा रोल होता है इनका, मेन रोल होता है। और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन वी ऑल्सो नो। यही सिंपल दिया हुआ है कि किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज करना या फिर उसके पोजीशन को चेंज करना। जहाँ पे जैसे ये है बैलून है, इसमें अगर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं इसको, तो इसकी बैलून की शेप चेंज हो जाती है। ऐसे यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर पुल करते हैं तो स्प्रिंग की भी शेप चेंज हो जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दिए हुए हैं। अब आते हैं हमारे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। मतलब बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, इनके क्या एग्जांपल्स हैं, अब इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। तो जैसे फिगर 9.3 ये वाली दी हुई है फिगर, shows a wooden block on a horizontal table. Two string sections Y are tied to two opposite faces of the block as shown. If we apply a force by pulling the string X, the block begins to move to the right. Similarly, if we pull the string Y, the block moves to the left. But if the block is pulled from both the sides with equal forces, the block will not move. Such forces are called balance forces. अब जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसी में दो रोप बंधी हुई हैं एक ब्लॉक से, वुडन ब्लॉक है, एक्स और वाई। अगर हम एक्स की तरफ फोर्स लगाते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो ये एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। और अगर इसी को हम वाई की तरफ फोर्स लगाते हैं, वाई की तरफ खींचते हैं, तो ये वाई डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। तो अगर हम इस वुडन ब्लॉक पर दोनों साइड सेम फोर्स लगाएं, मतलब एक्स की साइड भी सेम अमाउंट का फोर्स हो, वाई की साइड भी सेम अमाउंट का फोर्स हो, तो ये वुडन ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्सेस। और अगर एंड डू नॉट चेंज स्टेट, मतलब जो ये जिस स्टेट में है, या तो रेस्ट में तो ये रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। किसके केस में, बैलेंस फोर्स के केस में। नाउ let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitude pull the block। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि जब दोनों तरफ से तो खींचेंगे लेकिन जो फोर्स लगाएंगे एक्स की तरफ और वाई की तरफ वो सेम नहीं होगा, उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो अगर हम एक्स की तरफ ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, वाई की तरफ कम फोर्स लगाते हैं, तो वुडन ब्लॉक किधर की तरफ मूव करेगा, ऑब्वियसली बात है एक्स की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एक्स की तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो इस ये वाला फोर्स कौन सा होगा, ये होगा अनबैलेंस फोर्स। ये किसका एग्जांपल हो गया, अनबैलेंस का। और बैलेंस का एग्जांपल था जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो, तो उस केस में क्या होता है, बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस और अनबैलेंस में
डिफरेंस समझ आ गया ना ईजिली। अब यहाँ पे ये कुछ और एग्जांपल भी दिए हुए हैं। वॉट हैपन व्हेन सम चिल्ड्रंस ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन रफ फ्लोर। अब अगर कुछ बच्चे हैं वो एक रफ फ्लोर पे ट्राई करें। वॉट हैपन्स व्हेन सम चिल्ड्रंस ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। अब क्या होगा अगर कुछ चिल्ड्रन एक रफ फ्लोर पर एक वुडन ब्लॉक को पुश करने की कोशिश करें। इफ़ दे पुश द बॉक्स विद स्मॉल फोर्स द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज द फ्रिक्शन acting in a direction opposite to the push. The friction force arise between two surfaces in contact. In this case boxes। अब इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है सिर्फ कि मतलब अगर अब तुम कम फोर्स से ट्राई करोगे तो एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा। तो अगर ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तो तुम्हारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो तुमने फोर्स लगाया, तो बॉक्स मूव नहीं करेगा। फिर अगर तुम ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो जब तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स जो तुम्हारा जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाए तो फिर वो बॉक्स मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर जैसे कि तुम्हारा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होता है जो थोड़ा सा भी, तब वो जिधर की तरफ तुम मूव कराना चाह रहे हो बॉक्स, वो उधर की तरफ मूव करना लगेगा। जैसे कि पिक्चर ए में क्या दिखाया गया है, तुम्हारा जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो मूव नहीं कर रहा। जब तुम्हारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया तब भी मूव नहीं कर रहा। जैसे ही तुम्हारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होता है तो ये बॉक्स जो है ये मूव करने स्टार्ट कर देता है। अब इसमें हमारे लॉज आते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन गैलीलियो deduces that the object move with a constant speed with no force acts on them. He observed that when a marble rolls down on an inclined plane, its velocity increases. In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attains a definite velocity by the time it reaches the bottom. मतलब कि उसने ये गैलीलियो ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अगर वो इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेंगी थ्रू आउट द मोशन, मतलब वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर बॉल मूव करी है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, वो थ्रू आउट द मोशन जब तक वो मोशन में रहेगी तो वो एक कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे। वैसे ये अनबैलेंस फोर्स, ग्रेविटी वगैरह वगैरह वगैरह, इनके रेस्पेक्ट में जब बॉल मूव करता है, रोल करता है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट्स क्लाइंब अप एज शोन इन फिगर 9.5 बी। अब जैसे इस फिगर में हमें शो किया गया है, जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी वैसे ही इंक्रीज़ होगी, फिर ऊपर जाएगी फिर डिक्रीज़ होना स्टार्ट, तो ऐसे ये मोशन चलता रहता है। Figure C shows a marble resting on an ideal frictionless plane inclined on both sides। ये भी जो C फिगर है ये भी इसको शो करता है, इसके मोशन को। Galileo argued that when the marble is released from the left, it would roll down and the slope and go up to the opposite side the same height from which it was released। गैलियो ने आर्ग्यू किया था कि जैसे इस साइड से अगर हम नीचे इसको भेज रहे हैं तो ये दूसरी साइड सेम इतनी ही हाइट को अटेन करे, मतलब इतनी ही हाइट तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल केस हो गया, अगर हम मतलब आइडियल केस हो गया एक, अगर हम डेली एवरीडे लाइफ में देखें तो ऐसा नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे हाइट कम होगी कम होगी कम होगी, फिर ये धीरे करके एक बार एक टाइम ऐसा आएगा कि रेस्ट पे आ जाएगी। बिकॉज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी चीज़ है वो हमेशा कुछ टाइम के बाद रेस्ट पे आनी ही आनी है। अगर उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही रेस्ट पे आ जाती है। लेकिन गैलीलियो ने क्या बताया था कि ये रेस्ट पे नहीं आएगी। गैलीलियो ने आर्ग्यू किया था इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो सेम हाइट, ये रहा ना सेम हाइट from which it was released. If the incline of the plane on the both sides are equal, then the marble will climb the same distance that is covered while। यही इसने बताया कि अगर ये
हम आइडियल केस लें तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी हाइट से वो हमने रोल किया है, छोड़ा है, उसी हाइट से वो दूसरी साइड तक जाएगा हमारा जो बॉल है, मार्बल है उससे। लेकिन हमारा जनरल केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। हमारा जो मार्बल है वो पूरा अटेन नहीं कर पाता, धीरे धीरे करके हाइट कम होती चलाती है और फिर रेस्ट पे आ जाता है। तो द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच या trying to reach the same height that it was released from the unbalanced forces on the marble, ये blah blah blah। ये सब गैलीलियो ने वही बताया था कि सेम हाइट को अटेन करेंगे। फिर उसके बाद न्यूटन आया, न्यूटन ने बोला, न्यूटन फर्दर स्टडीज गैलीलियो आइडियाज ऑन फोर्सेस एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड थ्री फंडामेंटल लॉज एंड गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद न्यूटन आया, क्योंकि गैलीलियो न्यूटन से पुराना साइंटिस्ट था, तो न्यूटन ने फर्दर जो गैलीलियो के आइडियाज़ थे उसको स्टडी किया। उसके बाद तीन लॉज दिए, थ्री बेसिक लॉज। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे लिखते हैं, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। ये क्या कहता है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब तक रेस्ट में या मोशन में रहेगा तब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। मतलब अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, और रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा तब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स resist a change in their state of motion in a qualitative way. The tendency of undisturbed objects to stay at rest or keep moving with the same velocity in the is called inertia। और इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। Certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia। जो कुछ कंसेप्ट होते हैं जब हम कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो इस लॉ ऑफ इनर्शिया जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसकी हेल्प से ही हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, यही बताया इसने कि वही सेम अगर हम कार में जा रहे हैं तो तब तक हम उसको एसलेट नहीं करेंगे जब तक उसकी, मतलब अगर वो कार को हमने बंद कर दिया मोशन में तो वो कुछ टाइम के बाद रेस्ट में आ जाएगी अपने आप ही, क्योंकि उस पर भी एक फ्रिक्शन लग रहा है। और अगर हम एक आइडियल केस देखें तो कार को बंद करने के बाद भी कभी भी वो रुकेगी नहीं अगर उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेगा, क्योंकि हमेशा फर्स्ट लॉ यही कहता है कि तब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो उसी पोजीशन में रहेगी जिस पोजीशन में है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। गैलीलियो ने यही बताया था, लेकिन उसको न्यूटन ने थोड़ा मॉडिफाई करके तीन लॉज दे दिए थे बाद में। अब ये गैलीलियो का 1564, देख रहे हो कितना पुराना साइंटिस्ट है। 1564 से 1642 तक ये रहा है। इस 1642 में इसकी डेथ हो गई थी, 1564 में इसका ये बर्थ हुआ था। ये एक एक्टिविटी है, मेक अ पाइल ऑफ सिमिलर कैरम पॉपकॉर्न ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर, अटेम्प्ट अ शार्प हॉरिजॉन्टल हिट एट द बॉटम ऑफ द पाइल यूजिंग अनदर कैरम कॉइन और अ स्ट्राइकर। ये एक आपको एक्टिविटी है, घर पे ट्राई करनी है कैरम के साथ। और एक दूसरी एक्टिविटी है कार्ड और कॉइन के साथ। ये कॉइन को कार्ड के ऊपर रखा है और कार्ड को ग्लास के ऊपर रखा है। तो अब हमें इतना फोर्स लगाना है कि जो ये कॉइन है वो तो कार्ड के साथ जाए ना। जैसे हम कार्ड को मारेंगे ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो कार्ड निकल जाए, कॉइन एकदम से फिर नीचे इसमें ग्लास में वापस से गिर जाए। तो ये भी आपको एक्टिविटी घर पे ट्राई करनी है, ट्राई करके देखना। और ये एक एग्जांपल्स है, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके जो सॉल्यूशंस हैं मैं इनको प्रोवाइड कराऊंगा आपको, बट फर्स्ट आप ट्राई करके देखना एक बार, होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इनके सॉल्यूशंस no matter I will be giving you, I will give you the solution of all the questions contained in this chapter। So okay।